आदाब नाजरीन, मैं आपका दोस्त और होस्ट के बी जानी आप सभी के चहीते प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज के मेहमान से मुलाकात से कबल इनके कैरियर पर डालें एक नज़र। दोस्तों, स्टेज की दुनिया और बॉलीवुड के लिए वो शख्स किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हैदराबाद के बावकार और बाअसर तालीमी याफ्ता घराने में जिसने आंख खोली, जिन्होंने अपनी तालीम मुंबई के साबो सिद्दीक स्कूल और महाराष्ट्र कॉलेज में मुकम्मिल की और इसके बाद ड्रामों के ज़रिए स्टेज का रुख किया, जहां पर कई कामयाब ड्रामों की स्क्रिप्ट्स लिखी और मुख्तलिफ किरदार भी अदा किए। स्टेज से ही उनकी स्क्रिप्ट शायकीन को मुतासिर करने लगी थी, जिनके लिखे प्लेस मुल्क व बैरुल मुल्क अवामी मकबूलियत हासिल किए। फिर इनकी मुलाकात बॉलीवुड से जुड़े राइटर एक्टर खादर खान से हुई और इन दोनों के ज़ोर क़लम ने साउथ के कई फिल्मों को, जिनको 90s के दहे में हिंदी रीमेक किया गया, खूब धूम मचाई। इन फिल्मों में खादर खान और शक्ति कपूर तो अदाकारी में मसरूफ़ रहते थे, जबकि इनके किरदारों पर इन्हीं का कलम चलता रहा। सफ़ेद लिबास और सफ़ेद जूते पहने इनकी शख्सियत हैदराबाद के पद्माला स्टूडियो की पहचान बन चुकी थी। वैसे दोस्तों, 90s का दहा इन्हीं की स्क्रिप्ट्स और मुकालमों पर कामयाबी के लिए लिख दिया गया था। बेशुमार साउथ की फिल्में लिखने के बाद इन्होंने आज़ादाना तौर पर साल 1990 में एक मुकम्मल ट्रायंगल लव स्टोरी स्क्रिप्ट दीवाना मुझसा नहीं लिखी, जिसमें आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने मरकज़ी किरदार निभाए थे। इसके बाद इनकी लिखी एक और फिल्म आई मिलन की रात थी। 1993 में सनी देओल, जूही चावला, ऋषि कपूर, फरहानास स्टार्स पर फिल्म इज्जत की रोटी, फिल्म आजा सनम के अलावा और भी कई कामयाब फिल्में लिखी। बतौर डायरेक्टर इनकी फिल्म कोई आए ना के अलावा स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर और स्टोरी राइटर के तौर पर जिसने शायकीन फिल्म को अपने कलम के जादू से खूब मुतासिर किया। अपने कैरियर के बीच वो कुछ अरसे के लिए अमेरिका में मुकीम भी रहे और वो फिर हैदराबाद वापस हुए। वापस होने के बाद एक मर्तबा बॉलीवुड और टॉलीवुड में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। तो आइए नाजरीन, आज उस शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जिसने अपने कलम से अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया, जिन्हें आप और हम एम परवेज़ के नाम से जानते हैं। एम परवेज़ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है कि आपने वक्त निकाल ही लिया इस प्रोग्राम के लिए। आप काफ़ी मसरूफ़ तरीन शख्सियत है और काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होता है, तो बहरहाल मैं इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन की खिदमत में अपना आदाब और सलाम पेश करना चाहूँगा और उसके बाद सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है हैदराबाद के मायानाज़ पेपर रोज़नामे सियासत के सरपरस्त आली जनाब जाहिद अली ख़ान साहब और जनाब आमिर साहब, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि वक्त के तकाज़े को देखते हुए आपने सियासत पेपर से हट कर के सियासत टीवी चैनल की शुरुआत की, इसका आगाज़ किया और मेरी दुआ है
कि आपका ये टीवी चैनल कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए कामयाबी की बहुत ऊंचाई पर जाए। बस इसके साथ ही साथ बस आपके हवाले हूँ। अब आप जो पूछेंगे जी जी, सरे तस्लीम खाम है। क्या बात है। चलिए परवेज़ साहब, हम बॉलीवुड की बात करें तो जी आपने एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, फिर एक्टर भी जी काफ़ी लंबी इनिंग खेली है। जी हाँ जी हाँ। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताइए। शुरुआत से मुराद आपकी मतलब बॉलीवुड फिल्मों की? नहीं, बॉलीवुड नहीं, जहाँ से आपने कैरियर शुरुआत करने से पहले जी मुंबई जाना, फिर वहाँ अपने आप को मनवाना, फिर ये जो जर्नी है जी उसका जी। जो आगाज़ किस तरह हुआ वो हमें ज़रूर बताइए। ये आगाज़ के लिए तो मैं आपको पहले बम्बई पहुंच जाऊं, वहाँ से शुरू करता हूँ। नहीं, बॉम्बे से पहले मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद से अच्छा आपकी ठीक है। शुरुआत हो, जहाँ से हैदराबाद से आपने तालीम हासिल जी की। हाँ, हैदराबाद से ये है कि मैंने 4th स्टैंडर्ड तक ऑल सेंट्स स्कूल में तालीम हासिल की। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में मैंने 7th तक तालीम हासिल की। उसके बाद मेरी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गई और उसकी वजह से मैं भी बॉम्बे शिफ्ट हो गया। और जब बॉम्बे शिफ्ट हो गया तो तालीम का सिलसिला तो जारी रखना था। तो वालिदैन ने कोशिश करके मुझे साबु सिद्दीक पॉलीटेक्निक हाई स्कूल वहाँ बम्बई में बाईकल्ले पे, जो हमारे घर के पास ही था, वहाँ मुझे दाखिला करवा दिया। अच्छा जी। अब वहाँ दाखिल तो हो गए हम। और इससे पहले एक छोटी सी बात बताऊं कि वहाँ दाखिल हो गए, लेकिन यहाँ पे जब मैं रहा हैदराबाद में, जी। तो जब 4th क्लास तक मैं पढ़ रहा था यहाँ ऑल सेंट्स में, तो यहाँ के एक प्रोग्राम में मुझे ड्रामा में चांस मिल गया अच्छा और उन्होंने मुझे रामचंद्र जी का कैरेक्टर दे दिया। अच्छा। हाँ, तो वो रामचंद्र जी का कैरेक्टर कर रहे थे। तो वो एक छोटी सी जो थी हमारे अंदर जिसमें लगी हुई, दिमाग में लगी हुई कि एक्टर, तो वो यहीं से पैदा हुआ था। वो चिंगारी वो यहीं से हैदराबाद में सुलगी थी वो चिंगारी। और वहाँ से जब हम वहाँ गए तो हमने सोचा कि भाई यहाँ तो आ गए, अब वो इस एंगल से हमें क्या होगा देखेंगे। तो इत्तेफाक से एनुअल डे हो रहा था अच्छा, स्कूल का, बॉम्बे के साबु सिद्दीक पॉलीटेक्निक का। तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि भाई जो भी इंटरेस्टेड हैं एक्टिंग में, ड्रामा में काम करने के लिए, तो वो आए, अपना नाम दें। तो मैंने भी अपना नाम दे दिया। हम जाके खड़े हो गए। तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब जनाब दसनवी साहब, अच्छा और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, और एक साहब भी मौजूद थे। अच्छा जी। अब उन्होंने सेलेक्ट किया और मतलब ये कि हमने एक ड्रामा किया, ड्रामे की तैयारी की एज ए आर्टिस्ट। अच्छा एज ए आर्टिस्ट। तो वो जो और एक साहब थे वो थे कादर खान साहब। हाँ हाँ अच्छा उस वक्त सिर्फ कादर खान थे, ओके, ना बिल्कुल। राइटर थे ना एक्टर थे। सही बात। तो इस तरीके से हम मिले। फिर हमारा पहला ड्रामा हमने वहाँ पेश किया हमारे एनुअल डे पर। अच्छा और वो एक मंजूम ड्रामा था, जो दिल्ली के एक राइटर थे, उन्होंने मंजूम ड्रामा लिखा था। उन्वान बड़ा अच्छा था जी। और उसमें ये था कि उन्होंने दिखाया था कि हिंदुस्तान बरसा बरस से जो एक ज़ईफ़ तरीन हो चुका है, यानी उसकी उम्र, हिंदुस्तान की उम्र, और वो उस आलम में आज़ाद हुआ है। तो अब इसको जवानी देनी है, हिंदुस्तान, नए हिंदुस्तान को नया जोश पैदा करना है। तो वहाँ जो तखरीबकार थे वो अभी भी दुश्मन हिंदुस्तान जो थे, वो चाह रहे थे कि हिंदुस्तान कभी तरक्की ना करे। तो उन्होंने क्या क्या किया, तो उस पर यह ड्रामा था। अच्छा तो जिसमें वो कैरेक्टर्स जो थे वो बड़े अजीब कैरेक्टर्स थे। उसमें भाई बहन, डॉक्टर, वकील, ऐसे नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या था कि उसमें एक कैरेक्टर था जेहालत, अच्छा एक कैरेक्टर था खहत, एक कैरेक्टर था बेकारी, अच्छा, क्या बात। एक कैरेक्टर था उग्रवाद। अब ये लोग कह रहे थे, और अपना जो भी इनका सरगना था उससे ये कह रहे थे कि अब हम किस तरह हिंदुस्तान को तबाह करेंगे। हाँ हाँ तो जैसा जेहालत है
वो मंजूम ड्रामा था तो मुझे थोड़ी सी लाइन याद है। जी बिल्कुल, आप सुनाइए। तो वो कैरेक्टर कहता है कि मैं जहालत हूँ मेरी माँ, मेरी अजमत की कसम, इल्म की शमा जमाने में न जलने दूंगा। लाख आजाद हुआ हिंद मगर गम क्या है, जहल के गार से इसको ना निकलने दूंगा। ये इस तरीके से मतलब वो अपना एम मतलब बता रहे थे। और एक कैरेक्टर बेकारी कि मैं बेकारी हूँ, किस्मत के सितारे तोड़ देती हूँ, समथिंग लाइक दैट। क्या बात। तो अब ये हमने कर तो लिया, हमारे जो जमा हुए थे आर्टिस्ट उसमें कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। तो उसमें जेहालत का कैरेक्टर किया कादर भाई ने, बेकारी का कैरेक्टर किया मैंने। इसीलिए ये दो के डायलॉग बताए आपको मैंने क्या थे। जहालत और बेकारी दोनों एक साथ थे। एक साथ थे। तो अच्छा। इसके बाद जब ये हुआ कि भाई दूसरा साल आया या कोई और मौका आया हमें, तो हमने कहा कि भाई ये दूसरे बाहर से ये मंजूम ड्रामा और वो हिंदी ड्रामे और उसका ये सब वो गुजराती ड्रामों से ये करो, नहीं हम लोग कुछ अपना करेंगे। अच्छा, हम लोग कुछ अपना करेंगे। तो वहाँ से हमने सोचा क्या करें, तो हम लोग दो चार मिल के मतलब स्क्रिप्ट, ड्रामे की स्क्रिप्ट जो आधे घंटे का 1 एक्ट ड्रामा होता था, वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू की। अच्छा। हाँ, अब यह है कि टॉपिक क्या है, कौन सा टॉपिक। तो देखा कुछ नज़र आ रहा है यार, सटायरिक वे में जाएंगे मज़ा आएगा, कॉमेडी भी रहेगी और तंजिया मज़ाहिया जो भी रहेगा। तो कभी महंगाई पर, तो कभी किसी सोशल उस पर ले लिया। तो इस तरीके से हमने ड्रामे लिखने शुरू किए। तो मुझे याद है जो हमने पहला ड्रामा लिखा उसका नाम था अगर यही रफ्तार रही तो। अच्छा, महंगाई, अगर यही रफ्तार रही तो। जी, महंगाई पर बम महंगाई पर। तो हमने उसमें दिखाया कि महंगाई जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो क्या क्या होगा। ओके। उसके लिए हमने 2 फ़कीरों को चुना। कैरेक्टर्स फ़कीरों के लिए। हाँ, कैरेक्टर फ़कीर हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इतने गंदे फ़कीर हैं साहब के जो है आप उनके करीब भी जाना पसंद नहीं करेंगे। वो गेटअप सेटअप में बड़े अजीब से भी बिल्कुल। अब उसमें फिर वही बात है कि एक फ़कीर मैं एक फ़कीर वो। अच्छा अच्छा, है ना। क्या बात है। तो अब वो भीख मांग रहे, तो वो कहते हैं कि भाई अल्लाह के नाम पे 100 रुपए दे बाबा। तो मैं जो दूसरा फ़कीर हूँ कहता हूँ अबे भीख मांग रही है पगार मांग रही है। अच्छा, आई मीन इस तरीके से। तो एक प्ले ये हो गया, फिर उसके बाद दूसरे प्ले हो गया, तीसरे प्ले हो गया। उस ज़माने में एक दौर था कि जो ड्रामे होते थे हम लोग जो लिखते थे तो मिसरों का टाइटल देते थे। ओके। अगर यही रफ्तार रही तो, हम ना रोए थे तुम्हारे मुस्कुराने के लिए, क्या बात है, क्या टाइटल्स है साहब। जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। अभी हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे ये कॉरपोरेटर्स पे था। अच्छा, बम्बई के कॉरपोरेटर्स कॉर्पोरेट। वह बैठे हुए हैं अलग अलग किस्म के। एक पूर्वी भैया बैठे हुए हैं, एक पारसी बाबा बैठे हुए हैं, एक मद्रासी बैठा हुआ है, अपने अपने एरिया से चुन के आए हैं। सही बात ले है। आ जाओ, वो अपने अपने बैठे हुए हैं। तो अब उसमें एक बार ऐसे हो गया कि वो जो ड्रामा चल रहा है तो उसमें ये कि भाई इसे आके कहा कि भाई देखिए ज़रा, देखिए आप लोग अपना काम वाम बराबर करते नहीं हैं और पब्लिक ने ये आप लोगों के बारे में, कॉरपोरेटर्स के बारे में कंप्लेंट की है। तो वहाँ से पारसी कैरेक्टर उठता है बड़ा, तो पारसी कैरेक्टर कहता है साला मारी नाखियो यार, आप पब्लिक નું પણ કમાલ છે ना। टेक माई एग्जाम्पल, गली के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा होगा ने तो मिस्टर दस्तूर ने बुलाओ। अच्छा, गली के अंदर अंगार लगेला होगा ने तो पण मिस्टर दस्तूर ने बुलाओ। अच्छा, ये एक बात है, मैं माजरत के साथ ये इसके ये आपने बताया कि प्लेज आप लोग लिखते थे, लेकिन ये थॉट किसका होता था, खादर भाई का या आपका? ये मिल के होता था, एक ज़माने तक बड़ा मिल के चला। जी, भाई एक थॉट ले लिया, चलो इसको डेवलप करते हैं। तो जैसे ये बताया कि इस तरीके से था,
लोकल ट्रेन हमारा एक ड्रामा था। अच्छा। लोकल ट्रेन वो कादर भाई का ही था पूरा टोटल। लेकिन क्या था कि बोला कि भाई लोकल ट्रेन पे लिखते हैं, भाई लिखें क्या, लिखें क्या। तो हमने मतलब चर्च गेट से लेकर अंधेरी तक और अंधेरी से लेकर चर्च गेट तक कई चक्कर काटे ट्रेन में, क्या बात। लोकल ट्रेन में। आप और खादर खान हाँ, ने? और देखते जाते थे, अच्छा ये क्या कर रहा है यार, देखो वो उधर बैठा हुआ है, उसका गेटअप अच्छा है, तू नोट कर ले। तो उसका गेटअप नोट कर लिया, इसने इधर से एक डायलॉग बोला, वो अच्छा लगा, वो नोट कर लिया, उधर से कुछ आवाज़ आई, वो नोट कर लिया। इस तरीके से जब हमको पूरे थॉट्स मिल गए तो उसको फिर प्रो दिया एक ड्रामे, और वो लोकल ट्रेन के नाम से हुआ। तो लोकल ट्रेन मेरा ख्याल है कि जो मैंने किया है तकरीबन 200 बार किया है। ओहो, बॉम्बे जबरदस्त। स्टेज पे। तो इस तरीके से ये हमारे ड्रामे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और फिर हमारी एक टीम बन गई। मैं 7 से लेकर के मैट्रिक में आ गया, और मैट्रिक से आने के बाद वो डिप्लोमा में चले गए। जब मैं डिप्लोमा में आया तो वो इंजीनियर बन गए, कादर भाई। कादर भाई। और मगर यहाँ से जो उनका हमारा साथ चला ड्रामों का, तो एक जहनी तौर पे हम एक दूसरे के हम आंग हो गए, बिल्कुल जो सही थॉट बात के है। अंदर यानी बिल्कुल। एक्टिंग के अंदर बिल्कुल साथ साथ हो गए। और फिर एक ड्रामा, लोगों ने कहा कि भाई आप लोग ये 1 एक्ट ड्रामे करते हैं 25 मिनट के 30 मिनट के, फुल लेंथ ड्रामा क्यों नहीं करते। अच्छा। तो फुल लेंथ लिखने का और ये सब क्या करें कैसा करें। तो एक ड्रामा बहुत चल रहा था गुजराती प्ले, पत्तानी जोड़, जिसका हमने बाद में किया कि ताश के पत्ते। अच्छा। पत्तानी जोड़ ताश ताश के के पत्ते। पत्ते। बाद में फिर उसको टाइटल चेंज किया हमने, जब हम न होंगे। बहरहाल वो ड्रामा हमने लिखा, कादर भाई ने लिखा उसको पूरे तरीके से, उन्हीं की डायरेक्शन में वो स्टेज पे हमने पेश किया। अब हमको ये था कि भाई हमने एक काफ़ी लंबा अरसा तय किया है ड्रामों में, स्टेज की दुनिया में काफ़ी अवार्ड मिले, काफ़ी तारीफ़ें हुई, और हमने अपने ग्रुप का नाम के रखा, ट्रिपल के। ट्रिपल के। अब लोगों ने पूछा भाई ये ट्रिपल के से क्या मतलब है। तो हमने कहा कि भाई देखिए 2 माने हैं इसके, जो आप समझ लें। एक तो ये है कि कल के कलाकार। अच्छा, क्या बात। ये था कल के कलाकार। कलाकार। तो जब हम प्राइवेट महफिल में बैठते थे तो बोले कल के कलाकार नहीं, कादर भाई के, कादर के कलाकार। तो एक टीम बन गई थी। बिल्कुल सही तो बात। ये आप कादर के कलाकार कह लें या कल के कलाकार कह लें। तो इस बैनर से हमने मतलब ड्रामे पेश, जब हम ना होंगे, अब हमें था कि ये किसी तरह से पॉपुलर हो, हमारे 1 एक्ट प्ले से हट के ये पॉपुलर हो। तो क्या करें, तो सेलिब्रिटीज़ को बुलाएं। अच्छा। जी। तो फिल्म स्टार्स को बुलाने, अब तक हमारे फिल्म से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। कुछ बिल्कुल नहीं, यहाँ तक जो जर्नी है आपकी, ये हमारी सिर्फ- फिल्म से कोई लेना देना नहीं। जी, जी। मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ। अब तय हुआ कि साहब किसको बुलाएं, तो मेहनत की, बहुत धक्के खाए एक एक स्टूडियो के, कैसे होता है आर्टिस्ट से मिलना, कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो सारे मराहिल तय करते गए, और एक एक बार एक एक प्रेजेंटेशन के टाइम एक एक आर्टिस्ट को बुलाया, जिनमें मैं नाम लूँ, जनाब शत्रुघ्न सिन्हा साहब आए, और इससे हटकर भी लेडी आर्टिस्ट भी बहुत से आए। अब ये हुआ कि भाई संजीव कुमार आए, हमने कहा कि नहीं दिलीप साहब को बुलाते हैं, दिलीप साहब को बुलाते हैं। अच्छा कि दिलीप साहब को कैसे बुलाएं, तो ये जिम्मेदारी दी मुझे और शफी इनामदार को। अच्छा, वो भी प्लेस करते थे? वो भी सब हमारी टीम थी। टीम थी। अच्छा, बिल्कुल। हमारी टीम थी। हमने कहा भाई कैसे मिलेंगे, बोले तुम लोग जाओ, जाके किसी तरह मनाओ, उनको लेके आओ। दादर में एक स्टूडियो में वो एक शूटिंग चल रही थी फिल्म बैराग की। जी। हम वहाँ गए और बड़ी मुश्किल से हम उन तक पहुँचे।
और उनको राज़ी किया कि आप हमारे शो पे तशरीफ़ लाएं। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, मेरे साथ मेरे पूरे मेंबर्स आएंगे। अच्छा जी, जिसमें मुकरी साहब भी थे, हाँ, क्योंकि दिलीप साहब के बहुत अच्छे जी, दोस्त हैं। सायरा जी भी थी, तो वो आएंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट मैं आपको उस तक ला रहा हूँ कि हम मतलब ड्रामों से फिल्मों तक कैसे आए? जी। तो हमारा शो हुआ जब हम ना होंगे, और सामने बॉलीवुड की सबसे अजीम हस्ती जनाब दिलीप कुमार साहब, सायरा बानो जी, मुकरी साहब, ये सारे बैठे हुए थे। और हम आर्टिस्ट जो हैं घबराए हुए थे कि हमारे परफॉर्मेंस में क्या होगा। ठीक है, बहरहाल हमने परफॉर्म किया। उन्होंने स्टेज पर आके हमें मालाएं पहनाई, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था बेशक कि दिलीप साहब के हाथ से हम मतलब हमारी गुलपोशी हो रही है। वहाँ पे उन्होंने अपनी पुश्तो लैंग्वेज में कादर भाई से कहा कि भाई तुम कल उस स्टूडियो में आके मुझसे मिल लेना। अच्छा, ठीक है, अब खुशी की इंतहा नहीं, बिल्कुल, है ना। अब वो क्या जाते उनके साथ, उनके सारी टीम बिल्कुल। और गए, वहाँ पहुँचे, लेकिन ये तो बोल के चले गए आके मिलना, लेकिन वो कोई मिलने दे तो ना। सही है। बड़ी मुश्किल से बहरहाल मालूम हुआ कि सब वो जो कल बुलाए थे वो आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको वो कैरेक्टर दे देना। अच्छा, तो फिल्म थी सगीना महतो, और कादर भाई को एक मजदूर लीडर का रोल उसमें दिया गया। पहली फिल्म उनकी। अब इस तरह उनको फिल्म मिली, बहुत खुशी हुई हमें कि क्या है। वहाँ से वो सिलसिला आगे बढ़ा, उनका अपना तारुफ हुआ, तो बस उनके साथ साथ हम लगे हुए थे। जहाँ वो वहाँ हम बेशक लगे हुए हैं। उसके बाद कई फिल्में, फिर उसके बाद शालीमार में सिर्फ उनकी आवाज़ को यूज़ किया गया। इस तरीके से ये फिल्मी सफ़र, मतलब हम फिल्म में एंटर हुए, फिल्में हमारी शुरू हुई। परवेज़ साहब, जिस वक्त आपने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा जी, तब आप नौजवान थे, हैंडसम थे और जी, अदाकाराना सलाहियतें भी रखते थे। जी, ऐसे में आपने एक्टिंग के बजाय राइटिंग के शोबे का इंतखाब किया, ऐसा क्यों? यहाँ ये है कि दाखिल तो मैं हुआ एक्टर की हैसियत से, लेकिन वहाँ जाने के बाद देखा कि दिलचस्पी मुझे ज़्यादातर अंदरूनी तौर पे राइटर की तरफ हो रही है। अच्छा, अंदरूनी यानी जो मैं डायलॉग लिख रहा हूँ या कोई सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि दिमाग में इसकी मतलब सलाहियत ज़्यादा है बनिस्बत एक्टिंग की। एक्टिंग तो अपनी जगह है ही। तो ये था, एक वजह ये थी। दूसरी ये थी कि अगर मैं एक्टिंग को इख्तियार कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता था। अच्छा, हाँ, मतलब जो साथ था कादर भाई का, वो था कि भाई अब हम साथ में स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, डायलॉग लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो अगर मेरी डेट कहीं और टकरा रही है और मुझे एज ए राइटर या उनके असिस्टेंट की हैसियत से, डायलॉग डायरेक्टर की हैसियत से मुझे कहीं और अटेंड करना है, तो फिर वो कैसे होगा। काम का लोड बहुत ज़्यादा था। तो राइटिंग की फिल्में कादर भाई के पास ज़्यादा थी और मैं उनको असिस्ट कर रहा था। साउथ की फिल्में बहुत थीं, तो मेरा मौजूद होना इसलिए ज़रूरी था कि साउथ की लैंग्वेज जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है, जो कम्युनिकेट में साउथ के डायरेक्टर से कर लेता था, वो उससे उनको बहुत आसानी होती थी। तो मेरी मौजूदगी सेट पे ज़रूरी हो जाती थी। तो ये दो चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था जी। तो मैंने सोचा क्यों ना राइटिंग की तरफ ही ज़्यादा जाएं, देखा जाएगा बाद में कि क्या होता है। तो इसीलिए मैंने जितने फिल्में की हैं वहाँ इत्तेफाकिया तौर पे कभी कोई एक आध क्लिप, एक आध मिनट के लिए कभी कर लिया तो कर लिया। एक टिकट देना, झुमरी तलैया 20 रुपए निकालो। 30 रुपए? हाँ। 30 रुपए क्यों? दूसरी बस वाले तो 20 रुपए लेते हैं, तुम 30 लोगे? अरे दूसरी बस सिर्फ डीलक्स होती है, हमारी बस सुपर डीलक्स है। लेकिन हम एम परवेज़ साहब से ये
ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आज भी एम परवेज़ साहब को देखते हैं तो वाकई खूबसूरत हैंडसम पर्सनैलिटी का दूसरा नाम एम परवेज़ ही मिलता है। शुक्र। तो देखिए, आपको तो बहुत सारे कैरेक्टर मिल सकते थे। जब कादर खान साहब को इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाती है, उनको धड़ाधड़ फिल्में भी मिल जाती है, तो फिर एम परवेज़ साहब को क्यों नहीं? बस मैं यही समझता हूँ कि ज़्यादा मैंने उधर तवज्जो दी और यही वजह हो सकती है। क्या आपके पास मैंने कोशिश नहीं की उतनी लड़ झगड़ के जो लेना हाँ, हो, जी, मुझे जी। लड़ने की ज़रूरत थी नहीं अच्छा, एक्चुअली। तो आप सिर्फ राइटिंग में ही खुश थे? राइटिंग में ही खुश था कि चलो राइटिंग में ही करते हैं। अच्छा, हाँ। जद्दोजहद के इस सफ़र में अगर आपको याद आता है तो वो पहली फिल्म बहैसियत राइटर आपको कौन सी मिली होगी? इनफरादी तौर पे जो मेरी पहली फिल्म है वो है दीवाना मुझसा नहीं। बहुत हसीन हो तुम, बहुत खूबसूरत। तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। We are made for each other। आमिर खान और माधुरी दीक्षित वाली अच्छा, इनफरादी तौर पे जो मैंने लिखी। बाकी तो उनके असिस्टेंट की हैसियत से तो काफ़ी फिल्में हैं। मतलब जो हमारा सफ़र शुरू हुआ तो यूँ समझिए कि जस्टिस चौधरी, मेरी आवाज़ सुनो, मकसद, मवाली, कामयाब, होशियार, हिम्मत वाला। सिंहासन, हिम्मत वाला, ये सारी पाताल भैरवी। पाताल भैरवी और बेशुमार फिल्में हैं जो मतलब ये कि पद्मालिया ग्रुप की हैं, रामा नायडू ग्रुप की हैं। ये काफ़ी फिल्में जी, जो मतलब यही तो कहा मैंने कि बस इतना वर्क होता था कि वो एक्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। उधर करते एक्टिंग करते तो फिर लिमिट होके रह जाते, मतलब अब वो बन जाते हैं। और फिर अब आपने पूछ ही लिया है और ज़ेर दे रहे हैं तो ये है कि अपने दोस्त से कंपटीशन पे आ जाता था जो मैं नहीं चाहता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोस्ती निभाई। बस अब जो भी आप समझ लें, क्योंकि अगर मैं एक्टिंग शुरू कर दूं वो भी एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर अब सवाल ये होता था कि भाई दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। अब ड्रामा में तो चल गया, ड्रामा में तो हर स्टेज पे वो और मैं सामने आमने सामने रहते थे, लेकिन फिल्मों में थोड़ा सा मैं राइटिंग और वो एक्टिंग की तरफ हो गए। अच्छा, चलिए, आपने काफ़ी वक्त बॉलीवुड में गुजारा है, फिर आप थिएटर से आते हैं, तो एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि जो थिएटर से आर्टिस्ट आता है उसको बॉलीवुड में क़दम रखना और फिर अपने पैर जमाने के लिए, अपने एक्टिंग के गुण दिखाने के लिए आसानी हो जाती है? क्या आप इसको मानते हैं या फिर उसका लक होता है या फिर उनका कोई गॉडफादर हो तभी उसको काम मिलता है? आप क्या मानते हैं? जी, मैं ये मानता हूँ कि जो स्टेज से जो भी कलाकार आया है, जो भी फनकार आया है, जो भी अदाकार आया है, वो अपने तौर पे अपनी पूरी सलाहियतों के साथ आता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, आप समझे? उसको स्ट्रगल करना नहीं होता, वो एक मजबूत अदाकार होता है। तो आप यही वजह देखेंगे कि जो भी नसीरुद्दीन शाह को ले लीजिए, कुलभूषण करमंदा को ले लीजिए, स्टेज के जितने आर्टिस्ट हैं, खुद कादर भाई हैं वो भी स्टेज के हैं, शफ़ी इनामदार वो भी स्टेज के हैं। आप स्टेज के जो भी कलाकार को आप देखेंगे तो वो लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये चाहते थे कि स्टेज का कलाकार हो उनके सामने, ताकि उनको बहुत आसानी से वो अपने कैरेक्टर को समझते हैं, कैरेक्टर में बहुत जल्द इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सारी आसे उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती। इवन शाहरुख खान भी, कि शाहरुख खान भी जो भी स्टेज से आया है, स्टेज अलग चीज़ है, मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ, अच्छा, टीवी सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, थिएटर की बात हाँ, आप कर रहे हैं। थिएटर से जो भी आया है वो बहुत मजबूत आया है, क्योंकि डर नहीं होता उससे। नहीं, सारी चीज़ें तो वहाँ पे बता दी जाती है इंस्टीट्यूट में। अगर आप टेक्निकली सारी चीज़ें आपको जहन में रख कर ही आपको काम करना पड़ता है। जी, बहरहाल, बिल्कुल। नहीं, वो स्टेज का कलाकार हमेशा कामयाब रहा है। आप कभी बताइए कोई स्टेज का कलाकार कभी फेल नहीं हुआ। जितने भी आप देख लें फिल्मी दुनिया में, जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने स्टेज किया हुआ है, वो अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ हम जो देखते हैं परवेज़ साहब, कि जो
थिएटर से आता है या स्टेज से मान लीजिए, उसको सही टाइम पे ब्रेक नहीं मिला, हाँ, स्ट्रगल थोड़ा होता है, उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता स्ट्रगल है। करना होता है। जब- यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसको स्ट्रगल करना होता है, अपने बारे में बताना होता है, और ख़ासकर एंट्री लेना किसी ग्रुप में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार ये सारे मराहिल तय करके जब वो आ जाता है तो फिर वो कामयाब किसी की है। नहीं सुनता, फिर किसी की नहीं सुनता। बस वो अब देखिए, आप कोई नाराज़ किसी का करना मेरा मकसद नहीं है। हमारे जो बड़े से बड़े कलाकार हैं, आपकी मिसालें सामने हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, और उनके जो बेटे हैं जिनको सारी चीज़ें अपनी बनी बनाई मिली, सारे प्लेटफॉर्म इंट्रोडक्शन से लेकर के हर चीज़ उनको बना बनाया मिला, उनके लिए उनके पेरेंट्स ने या जो भी उनके फादर हैं उन्होंने कोशिश भी की, बड़ी बड़ी फिल्में अनाउंस की। टैलेंट ही नहीं है तो कहाँ से चलेंगे? अब सही एक की मिसाल आप दें, बिल्कुल कई कई मिल जाएंगे आपको। अभी तक शेख है अभी तक तो ये सारी चल रहे हैं। चीजें बिल्कुल। लेकिन ये जो आते हैं तो ये अपना बन के आते हैं, तो इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कोई उसकी आप ले, मिसाल, बहुत सारे, इरफान खान, बहुत सारे थिएटर के जितने भी हैं आर्टिस्ट, वो अपना लोहा मनवाते भाई हैं। मेहंदी जब ही रंग देती है जब पत्थर पे घिसी जाती है। क्या बात है, सही बात। तो घिस घिस के आते हैं तो वो कामयाब होते हैं। बने बनाए प्लेटफॉर्म पे आएंगे बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। आप जो चाहे जितने नाम ले लें, मैं ले लूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है। आप जानते सही हैं बात। बेहतर है, हमारे बिल्कुल। सुनने वाले देखने वाले जानते हैं। ये एक अलग ही दुनिया है स्टेज की। सही है। स्टेज की दुनिया है। उसके बाद जो छोटा पर्दा है वो बहुत कुछ सिखा देता है, वो सही बहुत बात। अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ से फिर फिल्म लाइन है। सही बात। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकता हूँ। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के नामवर राइटर, डायरेक्टर और एक्टर एम परवेज साहब से। एम परवेज साहब किसी भी कामयाब फिल्म के लिए स्क्रिप्ट, मुकालमे, डायरेक्शन या फिर अदाकारी, कौन सी चीज़ अहमियत रखती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन कामयाबी के लिए हम किसी एक चीज़ को ज़िम्मेदार या ज़रूरी समझे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन बेस, किसी भी इमारत का जो बेस है, जो बुनियाद होती है, वो बहुत अहमियत रखती है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो उसके बाद जो इमारत आप खड़ी करेंगे उस पर, तो उसके नक्शो निगार, उसकी सारी सब चीज़ें वो अपनी सुधरती जाएंगी। तो सबसे पहले अच्छा कंटेंट, अच्छा सब्जेक्ट, अच्छी कहानी, अच्छा थॉट, यानी किस चीज़ पे आप बना रहे हैं और उस चीज़ को कौन अच्छे से कर सकता है, वो डायरेक्टर। कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है, सही कॉम्बिनेशन। अच्छे मसाले सही तरीके से डालेंगे तो आपकी हैदराबाद की बिरयानी बहुत अच्छी होगी। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको दे दूं और आप गलत तरीके से बनाएं तो नहीं बनेगी। तो कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद अच्छा डायरेक्टर जो उस चीज़ को समझे कि उसको अब किस तरीके से उसको पेश करना है ना। तो डायरेक्टर क्या करेगा, उस कंटेंट को उस तरीके का स्क्रीन प्ले बनवाएगा। स्क्रीन प्ले मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एक चीज़ होती है कि सीन कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि अगर मैं सीन जहाँ ख़त्म करूँगा वहाँ से दूसरा सीन शुरू होगा और वही स्क्रीन प्ले होगा, तो पूरी फिल्म आपको नज़र में रखनी पड़ती है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक राइटर को
इब्तिदा से ज़्यादा इंतहा मालूम होनी चाहिए, उसको मंजिल मालूम होनी चाहिए, आप कहाँ जाने वाले आप हैं। कहाँ जाने वाले। अगर आपको मंजिल ही नहीं मालूम है, आप सीन पे सीन किए जाएंगे, कॉमेडी की अच्छी सीन करेंगे, एक्शन का अच्छा सीन, अरे भाई जाकर कर क्यों रहे हो ये, भाई कर सही क्यों है। रहे हो। तो सवाल यह है कि सबसे पहले कंटेंट, और वो कंटेंट लिखा कैसा गया है और उसको कंट्रोल करने वाला डायरेक्टर कैसा है। यहाँ एक बात और आपको मैं बता दूं कि डायरेक्टर क्रिएटिव होता है, टेक्निकल नहीं होता, टेक्निकल कम है, टेक्निकल सपोर्ट लेता ज़रूर है वो, लेकिन सही मानों में वो क्रिएटिव होता है, उसका माइंड। राइटर क्रिएटिव होता है। ये दो क्रिएटिव माइंड जब मिलके एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाते हैं तो काम बहुत अच्छा होता है, जो चीज़ सामने आती है वो बहुत कामयाब होती है। आपने यही वजह देखी होगी कि ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्में हैं उनमें राइटर और डायरेक्टर एक होता है। राइटर और कैमरामैन नहीं हो सकता। कैमरे का ताल्लुक टेक्निकल साइड से, डायरेक्शन का ताल्लुक क्रिएशन से, राइटिंग का ताल्लुक क्रिएशन से। अब मैंने ये लिख तो दिया, ये कैरेक्टर बना तो दिया, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करें, तो वो जो डायरेक्टर सोचता है वो कैमरामैन को बताता है कि भाई मुझे इस तरीके का चाहिए। अब वो अपनी टेक्निकल काम करके वो प्रेजेंट करता है। तो फाइनल ओके करने वाला डायरेक्टर, उसके बाद कैमरामैन, अब उसके बाद आता है नंबर अदाकार का। आपने सारा उसको उसका कैरेक्टर समझा दिया, ओपनिंग सीन, एंडिंग सीन समझा दिया, पूरी फिल्म समझा दी, सब कुछ समझा दिया। अब उसके बाद वो उसमें डूब के जो आपको पेश करता है, तो वो अगर राइटर को और डायरेक्टर को महसूस होता है कि हाँ यही मेरा कैरेक्टर है, ये बिल्कुल सही कर रहा है, बल्कि 4 हाथ आगे गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, इसका मैनरिज्म ये होना चाहिए था जो इसने कर दिया, इसका अंदाज डायलॉग की अदायगी ऐसी होनी चाहिए थी जो मैंने नहीं बताई, इसने कर ली। तो ये एक और कंट्रीब्यूशन आर्टिस्ट का भी होता है। तो किसी एक को हम क्रेडिट नहीं दे सकते, एक से कॉम्बिनेशन वर्क है, राइट फ्रॉम राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम टू अदाकार। सवाल बस इतना ही है, सब मिल के करते हैं। अगर कहीं खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि कंटेंट बहुत अच्छा है, उसको डायरेक्टर अच्छा ना मिले, तो वो कंटेंट गया काम से। सब कुछ अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा नहीं है, तो वो उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा। अदाकार अपनी पूरी सलाहियतें दिखा रहा है लेकिन उसको प्रेजेंट गलत तरीके से किया जा रहा है, वो क्या करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये जितने पिलर्स हैं, इन पिलर्स का कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंडिंग आपस में एक कामयाब फिल्म के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम जो देखते हैं बॉलीवुड में वो ये है कि जिसका नाम होता है उन्हीं अदाकारों की फिल्में चलती हैं, लोग उनको देखने ही आते हैं। नए बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी होती है, बहुत अच्छा डायरेक्शन होता है, लेकिन वो फिल्में चल नहीं पाती। आप क्या मानते हैं इसको? जी, इसको मैं मार्केटिंग कहूँगा। अच्छी फिल्म और कमज़ोर फिल्म एक अलग चीज़ है, ये मार्केटिंग है जो आप बता रहे हैं। अब यूँ समझिए कि कॉरपोरेट हाउसेस ने या बड़े बैनर्स ने बड़े लेवल पे छोटी सी बात को पेश करके मतलब एक मार्केटिंग की है, टैलेंट नहीं, टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। उमराव जान पुरानी देखिए आप, उसमें जिस माहौल को जिस तरीके से पेश किया गया वो अपनी जगह। अब जो उसके बाद जो उमराव जान बनी, वही चीज़ बनाई, तकरीबन वही सीन रखे, वही डायलॉग रखे, तकरीबन मिलते जुलते, लेकिन ये फेल हो गई, वो कामयाब थी। उसकी वजह क्या थी कि जो रूह है, यानी आपने उसको इतना बड़ा चढ़ा दिया कि इतना घोल दिया उसको कि उसकी मिठासी खत्म हो गई। प्रेजेंटेशन में इतना हाई कर दिया उसको कि जो उसके जो असल जज्बा, असल कंटेंट, जो असल चीज़ है वो उसमें बड़े कैनवस में छुप गई। तो क्या करें, ये तो मार्केटिंग की वजह से कर रहे हैं। और आप देखिए, अभी आप तो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं और आपके पेपर में जो भी कॉलम लिखते होंगे फिल्मों पर, है ना, जो लिखते हैं कि रिव्यू ये फिल्म रिलीज़ हुई। अभी 1-2-3 महीने पहले एक बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई जिसकी ओपनिंग तक नहीं मिली। सही बात, सही बात है। ये भी आपके सामने है। हाँ हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ें वो मार्केटिंग है।
कंटेंट तो वही चलता है जो ये सब मिलके बनाते हैं, जी जी। वो मार्केटिंग की। लेकिन एक बात है परवेज साहब के दरमियानी वक्फे की फिल्मों में म्यूज़िक और कहानी और किरदारों को अहमियत दी जाती थी। आज की फिल्मों में बोल्ड सीन्स का कल्चर आम होता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये है कि आज की ये जो इंडस्ट्री है, या छोटा स्क्रीन कह लीजिए, ये बोल्ड के लिए मैं छोटे स्क्रीन पे कहूँगा। अच्छा। बड़े स्क्रीन पे ज़्यादा बोल्ड सीन नहीं देखने को मिलेंगे आपको, छोटे स्क्रीन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। म्यूज़िक एक बहुत बड़ा असेट होता था हमारी फिल्मों का, यानी म्यूज़िक बाकायदा बिका करती थी, उसका एक अलग अपना प्राइस मिलता था। अब वो म्यूज़िक वैसी बन ही नहीं रही, या लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, या जो न्यू जनरेशन है उन पे जो दूसरी मतलब बाहर की फिल्मों का या बाहर की चीज़ों का इतना असर है, इतनी म्यूज़िक का इतना असर है कि वो सुर ताल धुन ये वो चीज़ों को उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो म्यूज़िक कम होती जा रही। आप देखेंगे म्यूज़िक आपकी फिल्मों में बहुत बड़ा इनाम नहीं, पहले था ये, जी जी, लेकिन अब नहीं है। अब फिल द ब्लैंक है, म्यूज़िक जो है वो फिल द ब्लैंक है। ओके। सिर्फ आपने रखी नहीं रखी कोई फिल्म। बोल्ड सीन जो है, अगर किसी वजह से स्क्रिप्ट में उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो जस्टिफाई करती है तो प्रेजेंट करें, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। राम तेरी गंगा मैली बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें सबसे पहले बहुत बोल्ड सीन दिखाया गया, ज़रूरत थी, एक चीज़ को बताना था। आज बेमकसद बता रहे हैं आप समझे, सिर्फ इसलिए कि फिर वही बात कि मार्केट, हमारा चैनल जो है ये देखिए, इस पे ज़्यादा क्लिक्स आए, इसके ज़्यादा मतलब व्यूवर्स आए, इसको ज़्यादा, चाहे वो आप नेटफ्लिक्स पे देख लें, बस वो ट्रेंड सा बन गया है ये। तो ठीक है, आज का दौर है, लेकिन हमारे एतबार से तो ठीक नहीं। एक आपसे पर्सनल सवाल वही कि 90s का दौर जो आपका कैरियर कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा था जी, और तेज़ी से आप बढ़ रहे थे, ऐसे में अचानक आपने अमेरिका जाने का फैसला क्यों किया? वाह, ये ज़ाती भी है और कैरियर से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पूछा। असल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दुनिया वालों को वो नज़र आता है जो हुआ, क्यों हुआ वो नज़र नहीं आता, वो मालूम नहीं होता। वो तो ये चैनल है, वो तो फिर आप इंटरव्यू के लिए आप बैठे हैं, तो वो सारी चीज़ें बताइए। तो वो हुआ ये है कि दरअसल मैं एक फ़िल्म कंप्लीट कर रहा था, मेरी बाइलिंगुअल फिल्म थी, तेलुगु और हिंदी की। वो कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद मुझे एक ऑफ़र ऐसी आई कि वो फिल्म, पूरी फिल्म फॉरेन में शूट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ये फ़िल्म कंप्लीट करने दीजिए, ये कंप्लीट हो जाती है, इसकी फ़र्स्ट कॉपी आ जाती है, तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि फिर हम आपके वीज़े वगैरह का कुछ कर दें। मैंने कहा नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है मेरे पास से ऑलरेडी, क्योंकि हम शुरू से कादर भाई के ज़माने से, और पुरानी अगर आप बात करें तो हम मतलब ये कि अक्सर लिखने के लिए बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर चले जाया करते थे। इसके अलावा आप और लौट चले सब जाते रहते थे, तो कोई हमारे पास, मैंने कहा भाई उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें हैं, आप कब चल के कैसे करेंगे क्या है। तो तय हो गया, हम चले गए। वहाँ जाने के बाद हालात बिल्कुल पलट गए, गड़बड़ा गए। अब यूँ समझिए, अगर मैं बिल्कुल ओपन आपसे कहूँ कि हमारे साथ धोखा हुआ। अब उस आदमी को जो हमें ले गया था, मैं शिकागो की बर्फ़ में ढूंढ रहा हूँ अच्छा, नहीं मिला जी। और उसकी वजह से कुछ ऐसे हालात वहाँ हुए, टेक्निकल रीज़न्स हुई, अच्छा। जिसके वजह से मेरा स्टे वहाँ बढ़ता गया। एक ऐसा पीरियड आया कि मैंने कहा कि अब शायद यही मंजूर है कि हमको यहाँ कुछ रहना पड़ेगा। अच्छा,
तो रहना पड़ा, बाकी दूसरी चीज़ें हैं। और पहले कुछ अरसा बहुत अजीब से हालात से गुज़रा कि 5 स्टार में ज़िंदगी गुजारने वाले को वहाँ मतलब ये कि फुटपाथ पे भी सही तरीके से कुछ ना मिले तो उसका क्या आलम होगा। तो वो बड़ी तकलीफ़ से गुजरे, फिर गुजार लिया। फिर एक किस्म से फिर उस चीज़ को जमा करते करते काफ़ी वक्त लग गया, और इसलिए मुझे वहाँ जाना हुआ। ब्रेकअप नहीं किया मैंने अपने तरफ से, कोई वजह नहीं थी। हालात, वो कहते हैं ना कि अगला पल आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है खुशियों बोले। के ख़जाने ला रहा है हाँ हाँ, या गमों के अफसाने, कौन जाने कल क्या होगा। क्या हुआ। सो दैट इज़ थिंग। अब वहाँ चले गए, अब एडजस्ट कर लिया, खामोश हो गए। और ये जो प्रोग्राम के ग्रुप आते रहते थे उनसे मुलाकातें होती रहती थी, क्योंकि जाने पहचाने चेहरे थे। बेशक, है सही ना? बात। इन लोगों से कई बार हुआ, सोनू निगम से मुलाकात हुई, शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात हुई, लेकिन टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं मूव नहीं कर सका वहाँ। अब आपने बात छेड़ दी इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अब आपका टाइम पता नहीं मुझे इजाज़त देगा या नहीं देगा। बिल्कुल। वहाँ धूम 3 की शूटिंग हो रही थी। अच्छा, धूम 3 की शूटिंग हो रही थी, और मैं एक डायमंड डीलर के पास मैं काम करता था। तो मैं अपने जा रहा था जॉब पे, तो कहा कि भाई रास्ते रुके हुए हैं, कुछ हो रहा है। तो बोले हिंदी शूटिंग हो रहा है। हमने कहा चलो झांक के देखते हैं, भाई शूटिंग हो रही है, वो भी हिंदी हो रही है ना। तो हमने देखा तो बड़ी भीड़ लगी हुई है, और सिक्योरिटी वाले देव हैकल किस्म के लोग वहाँ जो हैं, बिल्कुल ब्लैक लोग सही है। लगे हुए हैं, अपने सबको धकेल रहे हैं, कर रहे हैं। और वहाँ एक कैरेक्टर जो है बाइक पर तेज़ी से आ रहा है, हेलमेट वेलमेट पहना हुआ। वो कैरेक्टर रुक गया। यहाँ आप गौर से सुनिए। हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। रुक गया वो समझे कोई टेक्निकल रीज़न है रुक गया, डायरेक्टर और वहाँ की टीम ने। क्या बात है सर। उस कैरेक्टर ने अपना ये जो था हेलमेट निकाला, और जो क्राउड जो रशअप करके जो देख रहा था उसकी तरफ इशारा किया। उसके सिक्योरिटी वाले दौड़े, वो समझे कोई प्रॉब्लम है। फिर उसने अपने पर्सनल सिक्योरिटी वालों से कुछ कहा, वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने सबको चीरते हुए मुझे पकड़ा। अच्छा, और कहा कि ही इज़ कॉलिंग यू, हे मैन, हे कम ऑन, ही इज़ कॉलिंग यू। मैं कौन भाई, कौन बुला रहा है, क्या है। जब मैं गया तो वो आमिर खान साहब थे। अच्छा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और सही मानों में बड़ी खुशी से आंख में आंसू भी आ गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे पेट पे मारा और कहा कि अब तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो मैंने भी कहा तुम भी कहाँ बदले यार। मैं ये बताओ तुमने इतने क्राउड में मुझे पहचाना कैसे। मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी दीवाना मुझसा नहीं। सही बात। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। अब मैं यहाँ कहता हूँ हमेशा, और मैंने सोचा था कि कभी इत्तेफाक में कहीं इंटरव्यू होगा तो मैं ये बात कहने का मौका इत्तेफाक से मिल गया कि वो आमिर खान न सिर्फ एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं, एक ग्रेट इंसान भी हैं। सही बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतना आसान डायलॉग नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे लिए बना हूं, तुम मेरे लिए बनी हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। कैसा एक्टर है। अरे बेचारा नया मॉडल है, उससे अच्छा तो तुम बोल रहे हो, तो तुम ही जाके बोल दो ना। उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया, फिर उसके बाद हमारी मुलाकातें रहीं, ये सारा सब कुछ रहा। फिर वो बात अलग पार्ट है, लेकिन वहाँ कुछ लोग मुझे देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने फ़ोटोज़ लेने शुरू किए, और उसके बाद एक दो आदमी आकर मेरे पीछे पड़ गए, दूसरे नेशन के थे। उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ फिल्म, आप इनके साथ हैं, आपके साथ फिल्म बनानी है। अरे वाह। मैंने कहा पूरे पैसे डूबेंगे, जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा, वो ज़िद करते रहे, मैं मना करता रहा, काफ़ी चलता रहा। फिर मैंने उनको सारे शराइत सब चीज़ बताई, फिर भी वो अड़े रहे। तो फिर मैंने वहाँ पे एक फ़िल्म पूरी वहीं शूट की, वहीं लिखी। उसमें सब कुछ मैं था, मेकअप मैन से लेकर के, ड्रेस मैन से लेकर के, असिस्टेंट भी मैं, प्रोड्यूसर भी मैं, डायरेक्टर भी मैं, सारा सब कुछ। और वो फिल्म कंप्लीट कर दी। एक्टर कौन थे। एक्टर वहीं के लोकल थे, ओके जो उन लोगों ने जिद की थी ना। ओके ओके। तो मैंने कहा कि भाई मैं नहीं जानता आपका टैलेंट, आप लोग क्या हैं, मैंने ये समझ लीजिए कि ये पूरा पैसा आप फेंक रहे हैं। तो बोले हमें मंजूर है,
जब उन्हें मंजूर है तो मैं क्या करूँ, होने दीजिए। तो बहरहाल वो फिल्म बन गई और रिलीज़ भी हो गई किसी तरीके से। तो इस तरीके से एक और वहाँ का हिस्सा चला। तो ये वजह बनी मेरी वहाँ जाने की। फिर उसी फिल्म को लेकर के उसकी रिलीज़ के लिए जब तक हालात सुधर गए थे तो मैं वापस इंडिया आया। इंडिया आने के बाद अपने लोगों में मिला, लोगों को मालूम हुआ कि भाई हम फिर आ गए हैं। तो अब ये मौक़े मिलते, कुछ और आगे काम बढ़ते, और ये सब अभी सिलसिले चल रहे थे। अभी 2 1 3 4 प्रोजेक्ट हैं जो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद कुदरत की तरफ से पैंडेमिक। सही बात। तो अब वो हालात ने पेंडिंग पे हैं। फ़िलहाल जो है हम रुके हैं। बिल्कुल। और मेरा मानना तो ये है, मैं अपने लोगों से जिनके साथ काम कर रहा हूँ और वो कहते क्या करेंगे क्या करेंगे, मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं, ऐसे समझो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में सिग्नल आ गया है रेड का, रुक गए हैं अभी येलो से ऑरेंज से फिर ग्रीन होगा, निकलेंगे। सही बात। तो फ़िलहाल ऐसा है। तो ये वजह बनी और उस वजह से ये वाक़या भी आपको सुनाना पड़ा। बेशक। लेकिन एक चीज़ है परवेज़ साहब, आपने बॉलीवुड में इतना सारा वक्त बिताया, वहाँ के अच्छे अच्छे तजुर्बात आपने बताए, लेकिन मैं अब जो सवाल कर रहा हूँ वो थोड़ा सा चुभता हुआ भी है, क्योंकि मैं जो सवाल करने वाला हूँ हैदराबादी इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ है। ठीक है। आप बहैसियत हैदराबादी, आपने यहाँ की इंडस्ट्री को नहीं देखा, यहाँ की इंडस्ट्री में कहीं कहीं भी अपने कदम जमाने की या फिर अपने तजुर्बात बताने की कहीं भी कोशिश नहीं की। तो हैदराबादी फ़िल्मों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई बहुत ही ऐसा सवाल किया है आपने। अब बेशक मैं हैदराबादी हूँ और हैदराबादी फ़िल्में जो बन रही हैं उस पर मुझे नाज है, बहुत खुशी है, और मैं चाहूँगा कि ये फ़िल्में बने, आगे भी बने। यहाँ सिर्फ ये है कि शायद कोई वजह होगी, मैं वजह नहीं जानता, कि जिन्होंने भी ये फ़िल्में बनाई हैं या बना रहे हैं उन्होंने ये बेहतर जानते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि उन्होंने कभी मुझे अप्रोच नहीं किया। अच्छा। किसी भी वजूहात वो जाने, कभी भी किसी ने। अब दूसरी तरफ से पलट के मैं ये कहूँ कि मैं खुद तो मैं नहीं समझता था कि मैं जाऊँ, या मतलब ऐसे तो मेरी जो पोजीशन थी मैं उस एतबार से मैंने वो नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। दूसरे ये है कि ये जो फिल्में बन रही थी, जो पहली फिल्म बनी थी अंग्रेज़, जी जी, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद और जो फिल्में बनी मज़ा आ रहा था। अब ऑडियंस बनती जा रही थी हैदराबादी फ़िल्मों की, हैदराबादी लैंग्वेज की। फिर उसमें और भी कलाकार जुड़े, ख़ासकर गुल्लू दादा जुड़े। फिर उनका एक कैरेक्टर लोगों को बेइंतहा पसंद आने लगा, और सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बड़े, मस्त अली हो गए, अज़ीज़ नासिर हो गए, और भी मेरे दूसरे कलाकार हैं जिनको मैं जानता हूँ। खुद आप हैं, आपने भी कई फिल्में की हैं है ना। आप लोगों ने अपने आप को मनवा लिया हैदराबादी ऑडियंस में, ये बात तय है, आपकी अदाकारी से, आपकी कॉमेडी से। लेकिन बड़े उससे मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने पैटर्न नहीं चेंज किया जी। मतलब एक कॉमेडी होती है, स्टैंड अप कॉमेडी होती है, बिल्कुल। राजा श्रीवास्तव अब नहीं है जी। आते हैं वही जोक सुनाते जाते हैं। भाई कब तक सुनेंगे हम, आप समझे। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपके जोक पे हमको हंसी आती है, हम बार बार सुना, लेकिन एक लिमिट होती है। अगर इसी लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज के फ्लेवर को, जो हैदराबादी लैंग्वेज का जो फ्लेवर है, जिससे महमूद ने बहुत फ़ायदा उठाया है अपने ज़माने में, कॉमेडियन महमूद ने बहुत फ़ायदा उठाया है, तो इस लैंग्वेज को, इसको लेते हुए कंटेंट थोड़ा अगर आप अच्छा पेश करें, होता क्या है, वही चीज़ चली आ रही है कि उसने कर्जा लिया, उससे मांगने जा रहे हैं, उसने ये किया, वो करने जा, ठीक है, एक थोड़ा कंटेंट आना चाहिए। कंटेंट के साथ आप पूरे कैरेक्टर्स अगर आप चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगेन ये हैदराबादी इंडस्ट्री एक अपना मकाम बनाएगी,
अब फिर वही बात आपने कही थी कि मार्केट वाली बात, जो फिल्मों की जो मार्केट की होती है, इसको भी मार्केट मिलेगी अगर आप आर्टिस्ट वही रखिए, ये जो मैंने नाम लिए वही आर्टिस्ट रखिए, लैंग्वेज वही रखिए, हैदराबादी लैंग्वेज जो अपनी है, क्या भाई क्या कर रहे हैं मैं देख लेता हूँ, जो भी आपकी लैंग्वेज है रखिए, लेकिन कंटेंट बदल दीजिए। लेकिन एक बात है परवेज भाई कि आपने बताया कि कंटेंट चेंज करें, ऑडियंस को जो चीज़ पसंद आती है उसी को जहन में रखकर ये सारी फिल्में बनाई गई, करेक्ट, और लोगों ने पसंद भी किया। बेशक। आपके जो तजुर्बात है उसके हिसाब से आप बराबर बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप अगर कंटेंट बदलने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ स्टोरी में तब्दीली चाहते हैं, तो शायद कैरेक्टर भी अगर आप चेंज करें तो लोग पसंद करेंगे या नहीं, खदशा लाहक हो जाता है। नहीं, इसीलिए नहीं, आप ये समझिए कि आपको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, आपको शरफू के कैरेक्टर में एक्सेप्ट कर लिया कर लिया। जी जी जी। अब देखिए, अब मैं इससे क्या काम ले रहा हूँ, वही कॉमेडी कर रहा हूँ, वो नहीं, मैं अच्छा। आपसे क्या काम, आपको मैं पुलिस वाला बना रहा हूँ, सही मैं आपको जासूस बना रहा हूँ, जी। अब आप कीजिए ना, आप बदलिए। मेरा कंटेंट से मतलब ये है कि जो हम एक रूटीन चल रहे हैं ना, मेरी इन तमाम कलाकारों से जो हैं जिनके नाम मैंने लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही आप है। सामने, इसलिए आपका नाम बार बार मैं जिनके भी लिए, मैं उनसे बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, मेरे छोटे भाई हैं तमाम के तमाम, सही है। और मेरी दुनिया के हैं, मेरे कलाकार हैं, सही बात, मेरी इंडस्ट्री के हैं, बेशक। तो मैं बेशक मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि- कॉमेडी है, हाँ। कॉमेडी रखिए आप भाई, एक उसका लाइन जो है ऐसी चेंज कीजिए कि उसको लगे कि भाई ये तो ठीक है, ये अब क्या करेगा, आप अपने अंदाज में ही कीजिए, सही है। थ्रिल लाइए, कुछ लाइए, क्वेश्चन मार्क रखिए हर मोड़ के ऊपर। सही है। अब बैठा हुआ बच्चा देखते हुए बोल देता है अब ये करने वाला है, तो 1 फिल्म 2 फिल्म 3 फिल्म 4 फिल्म मेरा ख्याल है काफ़ी फिल्में हो गई हैं, मैंने 8-10 फिल्में देखी हैं। अगेन आई अप्रिशिएट इन तमाम के आर्टिस्टिक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं आर्टिस्ट। मुझे मौका नहीं मिला इससे पहले कि मेरी जो फिल्में थी बाइलिंगुअल, जो मैंने तेलुगु और हिंदी में बनवाई, मैंने कुछ लोकल आर्टिस्टों को मतलब मौका अपने दिया मौका आपने। दिया। ये लोग नज़र में हैं, लेकिन कैसा यूज़ करें इनको, आप समझे ना, तो ये है, इंशाल्लाह वो भी बनेंगे। बिल्कुल सही। मैं बहुत फ्रैंकली बताया है, नहीं, मैंने नहीं, अपने बिल्कुल बिल्कुल सही बात। दोस्ताना तरीके से, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि वो तमाम कलाकार की हैसियत से मेरे अपने हैं, सही बात है। हैदराबादी होने के नाते मेरे अपने बिल्कुल हैं, बिल्कुल है ना, आर्टिस्ट होने के नाते अपने हैं, सब कुछ है। तो मेरा ये थोड़ा सा था कि थोड़ा सा चेंज चाहिए। आप में चेंज मत लाइए, बिल्कुल सब्जेक्ट में लाइए, सही है, सही है, बिल्कुल थ्रिल लाइए, कुछ बात कीजिए उसके अंदर। सही बात। लखनवी एक अपना अंदाज है, लखनऊ का जो अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं, बड़ा लखनऊ का बड़ा टिपिकल पुराना अंदाज, जो ज्यादातर जॉनी वॉकर साहब ने जॉनी वॉकर किया करते थे। आप टकराव लाइए, लखनऊ और हैदराबादी फैमिलीज का टकराव, बिल्कुल हाँ सही मजा बात। होता है। हाँ बिल्कुल सही आप बात। बनाइए स्क्रिप्ट कि भाई ये लखनऊ वाले हैं, ये आप फिर देखिए मजा। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा बिल्कुल कुछ कीजिए, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, और जब भी मौका मिलेगा, जब भी ये मौका आर्टिस्ट लोग जब भी आपके मौका साथ मिलेगा हैं। बिल्कुल हाजिर हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल, मना नहीं बिल्कुल। करता। फिर मैंने कहा ना कि मुझे अच्छा लगता है, मेरी तो दुआएं हैं आगे बढ़े, बेशक सही बात। ये भोजपुरी से भी आगे जा सकती है, बेशक सही भोजपुरी बात। इंडस्ट्री या राजस्थानी इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री जी, है, जी। ये लोग रिकॉग्नाइज हैं बॉम्बे में, आपको बेशक। मालूम है, हाँ हाँ ये लोग रिकॉग्नाइज हैं बॉम्बे में। हैदराबादी फिल्म रिकॉग्नाइज नहीं है, क्यों नहीं है? भाई एक तरह का कंटेंट होने की वजह एक से। एक ही तरीके का कंटेंट, एक ही तरीके का, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना थोड़ा पड़ेगा। चेंज, बिल्कुल तो कोशिश करें एक आध चीज़ ऐसी लाएं ताकि वो नेशनल लेवल पे, हैदराबाद से हटके, वो स्टेट लेवल से हटके नेशनल लेवल नेशनल पे। लेवल पे आ जाए। अगर बॉम्बे का प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो फिर तो वारे न्यारे, क्या बात है, सही है है ना, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कोशिश करते हैं। बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। आखिर में जो नौजवान या बॉलीवुड से जुड़ना चाहता है या हैदराबादी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है बहैसियत राइटर या डायरेक्शन, जो आपके तजुर्बात है, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, इसमें
जो अदाकार बनने की ख्वाहिश रखते हैं, बम्बई आप चले जाइए, आपको अंधेरी, जूहू से लेकर के तमाम एरिए जो है आपको एक एक बिल्डिंग में कई कई स्ट्रगलर्स मिलेंगे जो मतलब ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमको चाहिए कि हम सेल्फ एनालाइज करें अपने आप को। मैं आर्टिस्ट बनना चाह रहा हूँ, मुझ में वो सलाहियत है। अपने आप में चेक कीजिए, बिल्कुल अपने करीबी दोस्तों से सही मानो में, मजाक उड़ाने वाले दोस्त नहीं। वो कहते हैं ना कि भाई झाड़ पे चढ़ाने वाले नहीं, हकीकत। ऐसे दोस्तों से मशवरा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्या करना है। थोड़ा टैलेंट है उसको बढ़ाने की, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके दाखिला लें, ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं। आप जो फिल्में हैं, जिन अदाकार को पसंद करते हैं, उनकी फिल्में, उनकी कॉपी मत कीजिए, मिमिक्री आर्टिस्ट मत बनिए, लेकिन वो उस जज्बे को कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप अपने अंदाज में कीजिए, उनके अंदाज में नहीं। उन्होंने क्या किया, किस तरीके से वो अपने को इस जज्बे को उभारा उन्होंने, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए। इस तरीके से जब आप एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं, यस आई कैन डू, तो फिर स्ट्रगल का मंजर है। क्या वो स्ट्रगल आपको लड़ना है। सबसे पहले तो आपको लड़ना है अपनी फैमिली से, कि आपकी फैमिली आपको इजाज़त देती है या नहीं देती। सही है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं आप, तो फिर आपको इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करती है, कहीं आपको ट्रीटमेंट गलत मिलेगा, लेकिन आप साबित कदम रहें, आगे बढ़ते जाएं। वक्त लगता है, लेकिन अगर कहीं आपको एक मौका मिल गया और आपने पूरा भरपूर टैलेंट दिखा दिया, तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या चीज़ है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप में होना चाहिए। तो एक तो आर्टिस्ट की हैसियत से ये है। राइटर के लिए मैं ये कहूँगा कि उसके लिए आज ये समझते हैं कि भाई मैं लिख लूँगा, नहीं साहब, इतना इजी नहीं है राइटर और डायरेक्टर बन जाना। वैसा मैंने पहले भी कहा कि ये क्रिएटिव वर्क है। अगर मैं एक सीन लिख रहा हूँ, एक डायलॉग लिख रहा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि फिल्म के आखिरी सीन और आखिरी फ्रेम तक जी इसका असर क्या होगा, ये कितनी बार रिपीट होगा, ये कहीं नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डालेगा, ये क्या करेगा। आप लिख तो रहें, लेकिन आपको वहाँ तक नज़र रखनी होती है। दूसरी चीज़, आपकी वास्ट स्टडी चाहिए समाज पे, पॉलिटिक्स पे, दूसरे मज़ाहिब पे, है ना, कैरेक्टर्स पे, कानून पे, ताकि अगर आप लिख रहे हैं, आप एक मुजरिम का कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप समझे। तो जब तक आप उतनी सारी चीज़ें डीप स्टडी करके लिखेंगे, तो डायरेक्टर उस तरीके से प्रेजेंट करेगा, आपका कैरेक्टर मजबूत होगा। खाली चोरी करके भाग गया, अभी चोरी करके भाग गया, चोरी करके क्यों, क्या। तो अब इस चीज़ को मतलब ये कि एज ए राइटर भी आपको बहुत कुछ करना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे जयवीर हनुमान लिखने के लिए कहा, तो मैंने कहा मुझे 3-4 महीने चाहिए, किताबें पढ़ पढ़ के। ये नहीं है कि ठीक है मैंने इतनी फिल्में लिखी हैं, ये भी लिख दूंगा, नहीं। आपको अदाकार बनने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन, प्रैक्टिस, और राइटर बनने के लिए आपको वास्ट स्टडी, आपका कलम, कम से कम आपकी अपनी लैंग्वेज पे आपको उबूर होना चाहिए। सही बात। आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए, अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। अब समझ, तो ये चीज़ें हैं राइटर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों चीज़ों के लिए जो कॉमन चीज़ है वो है नफ्सियात को समझना। जब तक आप किसी की नफ्सियात नहीं समझेंगे, जज्बात आप क्रिएट नहीं कर सकते। सही बात। ना आप क्रिएट कर सकते हैं, ना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अदाकार प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते और एज ए राइटर लिख भी नहीं सकते। आपको ज़रूरी है कि आप उसकी नफ्सियात समझें कि वो ये कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ यही नहीं है कि ये इस लड़की से प्यार करता है, यही नहीं है कि इसके माँ बाप खिलाफ हैं, यही नहीं है कि इसका मज़हब अलग है। अब जज्बाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे अगर ये एक्शन लेगा तो उसके असरात इस पे क्या होंगे, उस पे क्या होंगे, उसका रिएक्शन क्या दूंगा, इसका रिएक्शन क्या दूंगा, एंड तक आपको संभालना पड़ेगा स्क्रिप्ट को। क्या स्क्रिप्ट इतनी आसान नहीं है? नहीं है, सही बात, बिल्कुल, बेशक बहुत मुश्किल चीज़ है साहब, बहुत मुश्किल। एक मानो में अदाकारी आसान है, स्क्रिप्टिंग बहुत मुश्किल है। सही बात। लिखने को तो लिख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
तो ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें। तो देखिए, बस ये तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर मेरी इन बातों से किसी को अगर दिल पे ज़रा सा भी कुछ फील हुआ हो तो मैं उनसे माजरत का अरे हूँ, नहीं, चाहे मेरे भाई आर्टिस्ट हों, जो भी हों, लेकिन ये हकायक हैं, बिल्कुल ये कड़वा सच, कड़वा सच है, ये आपको करना पड़ेगा। बेशक, सही बात, इतना स्ट्रगल बहुत है, सही बात। अभी तो चलते रहती है, दुनिया है अपने दुनिया हिसाब से है, चलती रहती है। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजो हवादिस से, आहा, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजो हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। क्या बात है, वाह वाह। तो आपको अपने आप को करने के लिए बहुत घिसना पड़ता है, बेशक, सही बात, आसानी से नहीं होगा। सही बात, किताबें पढ़नी हैं, बहुत कुछ स्टडी करनी है, अखबार पढ़ने हैं, क्या न्यूज़ हो रही, दुनिया की खबर रखनी है राइटर बनने के लिए, सब कुछ, तभी आप कर सकते हैं सही बात, एक अच्छा राइटर बनने के लिए। बेशक, सही बात है, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं, और आर्टिस्ट बनने के लिए वो चीज़ें हैं। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी, कैरियर से जुड़ी, और फिर हमारे ऑडियंस के लिए जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का, सियासत की पूरी टीम का, सियासत टीवी चैनल की पूरी टीम का, और इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ कामयाब रहें, बेशक, और कभी कोई मौका मिला खिदमत का तो आवाज़ दीजिए। बिल्कुल। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।